हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए पीजीएनडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस तो होते ही हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है आप लोगों का सीपेट का 2021 का बॉटनी क्वेश्चन पेपर है। तो इसी को हम आज बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीपेट का 2020 यानी 2020 का बॉटनी क्वेश्चन पेपर को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया था। तो आप उसको अगर चेक नहीं किए हैं तो यह चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या फिर इसी वीडियो के आई बटन से भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा पेशेंसली देखिए। एंट्रेंस से पहले पहले जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पूछेगा द फर्स्ट क्वेश्चन, द अलगा विद मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड साइफोनस वेजिटेटिव थैलेसिस। इनमें से कौन सा अलगा है जिसके पास मल्टी न्यूक्लिया यानी मेनी न्यूक्लिया है और साथ में थैलस किस तरह का है? साइफोनस। साइफोनस थैलस यानी आप लोगों को ट्यूबुलर थैलस इस तरह से देखने को मिल जाता है। ट्यूबुलर को साइफोनस थैलस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा राइट आंसर? देखते हैं ऑप्शन, ऑइडोगेनियम, भावकेरिया, प्यूकस, पॉलीसाइफिना। राइट आंसर है भावकेरिया। ठीक है, भावकेरिया में अगर आप लोगों ने सिंह पांडे जैन या फिर कोई दूसरा बुक भी देखा होगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। और यहाँ पे पूरा सेल कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है और मेनी न्यूक्लियर यहाँ पे होता है। मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंटल यहाँ पे चोट लग गया ना, या फिर कोई पंक्चर वगैरह हो गया ये पूरा थैलस को, तो पूरा सेलुलर कंटेंट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, पूरा, क्योंकि इसमें ना कोई पार्टीशन है ना कोई सेप्टा है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को साइफोनस और साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे आंसर पॉलीसाइफिना होगा तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि पॉलीसाइफिना में मल्टी एक्सियल फिलामेंट मिलता है। ठीक है, मल्टी एक्सियल फिलामेंट मिलते हैं और यहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं ना, ये सेल्स आपस में पीट के द्वारा कनेक्ट होते हैं। पीट के द्वारा, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होता, यहाँ पे पीट कनेक्शन होता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन द डीएनए ऑफ ए फेज इज ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। जब डीएनए फेज यानी वायरस वायरस का डीएनए जब होस्ट को ट्रांसमिट होता है, देयर इज ए टेम्पररी पीरियड ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इन्फेक्टिविटी। यानी एक छोटा सा टेम्पररी पीरियड होता है जो कि इन्फेक्टिविटी कुछ भी नहीं दिखाता। सच पीरियड इज कॉल्ड, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? एक्लिप्स पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड या फिर लैग पीरियड। तो देखिए यहाँ पे ना एक्लिप्स पीरियड होगा, आप अगर सोच रहे हो, ना लैटेंट पीरियड होगा, और लैग पीरियड तो बैक्टीरियल ग्रोथ का है। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है आप लोगों का आंसर होगा इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि मैंने यह क्वेश्चन देखा। देखिए लैटेंट पीरियड क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ लैटेंट पीरियड क्यों नहीं होगा। ठीक है, लैटेंट पीरियड उसे कहा जाता है जब वायरस एंटर करे होस्ट में। ठीक है, होस्ट में एंटर किया, होस्ट के बॉडी में, उसके बाद उसके वहां से लेके आपका होस्ट सेल का ब्रस्ट करने तक, ठीक है, फटने तक, उसका जो पीरियड पूरा लंबा सा पीरियड होता है उसको हम लैटेंट पीरियड कहते हैं। एक्लिप्स पीरियड क्या होता है? एक्लिप्स पीरियड में आप लोगों का वायरल पार्टिकल आता है, न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसको हम एक्लिप्स पीरियड कहते हैं। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड जब आप लोगों का वायरस एंट्री करा, वायरस का एंट्री करने के बाद होस्ट के अंदर, उसके बाद वहां से लेके अप टू कोई भी सिम्टम्स दिखने तक। ठीक है, सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स दिखने तक, ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स दिखने तक जो पीरियड रहता है हम उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे बताया गया है कि होस्ट का डीएनए एंटर करने के बाद टेम्पररी पीरियड ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। ठीक है, आंसर है ही नहीं राइट आंसर। तो फिर भी मुझे ज्यादा चांस लग रहा है इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। तो आप इसका अगर बेटर आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन लाइकेन इनवर्स। लाइकेन आप लोग जानते हैं, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंगाई। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा पार्टनर इन्वॉल्व रहता है? बोथ अल्काइल एंड फंगल पार्टनर ओनली, अल्काइल पार्टनर ओनली, या फिर नॉन ऑफ दिस। जान के रखिए, इसमें हमेशा याद रखिए फंगल पार्टनर ही रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है या फिर आगे आता है, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कहीं कहीं पे बुक में ये भी बताया गया है, कोई कोई ऑथर ये भी मानते हैं लाइकेन को algae का, algae मतलब फंगाई लाइकेन को क्या करता है, आज हेलोटिज्म फेनोमेनन दिखाते हैं। हेलोटिज्म में मतलब आप लोग कैदी की तरह algae को बंदी करके रखता है फंगाई। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, और सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है। algae फूड प्रोवाइड करता है और फंगाई आप लोगों को प्रोटेक्शन वगैरह और शेल्टर प्रोवाइड करता है। लेकिन कोई कोई ऑथर इसको हेलोटिज्म भी कहते हैं, यानी कि फंगाई क्या करता है, algae को कैद करके रखता है ताकि उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, क्योंकि algae ऑटो
ऑटोट्रोप है, फंगाई हेटरोट्रोप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेकिन आंसर है फंगल पार्टनर ओनली। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर ऑफ एन एम्ब्रियो। आप लोगों ने अगर सीड वगैरह मतलब एम्ब्रियो जो नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे सस्पेंसर का फंक्शन क्या हो रहता है एम्ब्रियो में, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, डेवलप एडिशनल प्रो एम्ब्रियो। सो इसका राइट आंसर है पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। यानी ये मान लीजिए ये आप लोगों का पूरा का पूरा सीड है, यहाँ पे छोटा सा टाइनी क्या है आप लोगों का एम्ब्रियो, ये उसका सस्पेंसर है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आप लोगों का एंडोस्पर्म है, ठीक है। मैं इसको एंडो लिख दे रहा हूँ, यहाँ को एम लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सस्पेंसर क्या करता है, पुश करता है ताकि न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे और ये वायबल होके रहे, जिंदा होके रहे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इन एन aquatic system the highest population of organism belongs to। तो aquatic इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसको बिलोंग करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, aquatic weeds, स्मॉल फिश या फिर जू प्लैंक्टन। तो देखिए यहाँ पे हमेशा आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा नंबर फाइटोप्लैंक्टन को जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसको कंज्यूम करते हैं, स्मॉल फिशेस वगैरह कंज्यूम करते हैं, स्मॉल फिशेस को सॉरी स्मॉल फिशेस नहीं, जू प्लैंक्टन, यहाँ पे जू प्लैंक्टन है तो उसको जू प्लैंक्टन कंज्यूम करते हैं, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो aquatic इकोसिस्टम हो, हमेशा प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन है, उसका नंबर ज्यादा रहेगा, ठीक है। aquatic weeds भी होते हैं लेकिन यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा रहता है, पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। उसके बाद इन ए प्लांट सेल द नॉन सेल्यूलोजिक, ठीक है, यहाँ पे मार्क कीजिएगा, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन, लिग्निन एंड फिनोलिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। इनमें कौन से प्लांट सेल में, माने एक प्लांट सेल में नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन, लिग्निन, फिनोलिक सब्सटेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लामेला, इंटर वॉल स्पेस या फिर एंटायर सेल वॉल। तो देखिए एंटर सेल वॉल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एंटर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया है नॉन सेल्यूलोजिक होगा। तो इंटर वॉल स्पेस तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मिडिल लामेला या फिर प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन देखिए प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, हमारा सेल्यूलोज होता है एंड हेमी सेल्यूलोज, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शनेट में रहते हैं। लेकिन हमारा एक लोता है मिडिल लामेला, ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया है। मैं क्वेश्चन का कैसे आंसर जाना हूँ, यहाँ पे मालूम चला पेक्टिन, और मिडिल लामेला में क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट होता है। तो एक ही वर्ड से मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर प्राइमरी सेलुलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी सेलुलर सेल्यूलोज एंड हेमी सेलुलोज से बना रहता है। उसी तरह सेकेंडरी से आप लोग सेलुलर तीन कंपोनेंट से बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आप लोगों का मिडिल लामेला, ये तीनों से बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हेमी सेलुलर से और मिडिल लामेला कैल्शियम पेक्टेट से। सो यहाँ पे आप लोग पेक्टिन को देखते ही आप लोग मिडिल लामेला आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन सेलुलोजिक भी लिखा गया। उसके बाद the primary center of origin and secondary center of diversity of crop plants were proposed by। so primary center of origin and secondary centers of diversity of crop plants किसने प्रपोज किया था, एनआई यानी निकोलाई फैब्लोव ने, जी हार्लन ने, या फिर जिकोस्की ने, या फिर हॉक्स ने, जीडब्ल्यू हॉक्स ने। सो इसका जो राइट आंसर है वो किसने प्रपोज किया था, निकोलाई फैब्लोव ने, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एथिलीन कैन बी इनहिबिटेड बाय इंक्रीजिंग द एथिलीन, आप लोगों को मालूम है ये गैसियस फॉर्मूला है CH2, ठीक है। तो इथिलीन आप लोग गैसियस हार्मोन है जो कि राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए मदद करता है। तो इसको इनहिबिट किसके किसके इंक्रीज करने से होगा, ये इनहिबिट किस तरह से होता है, लाइट इंटेंसिटी का इंक्रीज करने से, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का, या फिर वाटर स्ट्रेस का, या फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई का। सिंपल आसान है, न्यूट्रिएंट सप्लाई को अगर आप लोग इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या करेगा, इथिलीन का इफेक्ट को इनहिबिट करेगा। और कौन सा न्यूट्रिएंट अगर पूछा जाए तो वो है आप लोगों का बोरॉन, ठीक है। बोरॉन को अगर आप लोग इसका न्यूट्रिएंट का कंटेंट को बढ़ा देंगे तो ये इथिलीन का इफेक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जो राइपनिंग इफेक्ट है ना फ्रूट को, उसको डिक्रीज कर देगा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू एन ऑर्गेनिज्म, उनमें रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डोमिनेंस ऑफ जीन्स, अपीयरेंस ऑफ पेरेंटल टाइप्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलिल्स। सो इसका बहुत ईजी है, आप लोगों को मालूम है क्रॉसिंग ओवर होने से रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होने से वेरिएशन क्रिएट होता है, ये जो कि हमें इवोल्यूशन में मदद करता है। और पूछा जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, आप लोग आंसर करोगे मियोसिस में देखने को मिलता है। और मियोसिस के किस सब स्टेजेस में, मतलब स्टेज आप लोगों का है प्रोफेज 1, और मैं पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, मियोसिस और मियोसिस के स्टेज है प्रोफेज 1। और प्रोफेज का कौन सा सब स्टेज है आप लोगों का, याद रखेगा हमेशा पैकिटीन, ठीक है, या फिर पैचिटीन भी कह सकते हो।
पैक्टिन में, कोई बुक में आप लोगों को जाइगोटिन में मियोसिस दिखा रहा होगा, मतलब लिखा हुआ होगा, या फिर कोई बुक में आप लोगों को पैक्टिन उसके बाद आप लोग डिप्लोटिन स्टेज में लिखा होगा, नहीं, लेकिन गलत है वो सभी के सभी, आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन स्टेज में होता है, ये भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट। Two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiment are, सो दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड इकोलाई, इकोलाई मैं बोल रहा हूँ एस्चेरिचिया, ठीक है, एस्चेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम एंड नाइट्रोबैक्टीरियम, या फिर राइजोबियम एंड एग्रोबैक्टीरियम। राइट आंसर है आप लोगों का इसका एस्चेरिचिया यानी इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम जानते हैं टूमेफेसियंस, ये आप लोगों का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर करवाता है, ठीक है। साथ में आप लोगों का इकोलाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है। बाकी नाइट्रोसोमोनास ये आप लोगों को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में देखने को मिल जाएंगे। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोबैक्टर भी, ये सभी के सभी आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मदद करते हैं। लेकिन आप लोगों का इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस, ये दोनों के दोनों जेनेटिक इंजीनियर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। टीडीएनए ट्रांसफर करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद क्राउन गोल्ड डिजीज वगैरह जो आप पढ़े होंगे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस टाइप इन सम स्पीसीज ऑफ द जीनस, तो कौन से जीनस में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप देखने को मिलता है? सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्लामेडोमोनास, भावकेरिया, ओइडोगोनियम कारा। सो सिंपल है, क्लामेडोमोनास होगा राइट आंसर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लामेडोमोनास सिर्फ लोता आइसोगैमस नहीं दिखता, यहाँ पे अनाइसो भी दिखता है और ऊगैमस भी दिखता है, बट यहाँ पे आप लोगों को ज्यादातर आइसोगैमस ही देखने को मिलता है, यानी दो सिमिलर साइज के दो क्लामेडोमोनास आके फ्यूज होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको हम आइसोगैमस कहते हैं। अनाइसो में अनइक्वल होंगे लेकिन मोटाइल होंगे, और ऊगैमस में एक मोटाइल होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और लार्ज होंगे, ठीक है। उसके बाद एम्फिथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज सीन इन द स्पोरोफाइटा। सो एम्फिथेसियल ओरिजिन यानी ये ब्राइफाइट से क्वेश्चन है, तो कहाँ पे देखने को मिलता है एम्फिथेसियल ओरिजिन स्पोरोफाइट टिश्यू का? रिक्सिया, मार्कनसिया, पेलिया, फ्यूनरिया। तो इसमें एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं राइट आंसर। यहाँ पे भी और एक क्वेश्चन आ गया उसी की तरह। यहाँ पे एक्चुअली एम्फिथेसियल ओरिजिन सिर्फ एक ब्राइफाइट दिखा था, वो है आंथोसिरस, ठीक है। आंथोसिरस में आप लोगों का जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि स्पोर वगैरह जनरेट होता है वो एम्फिथेसियल ओरिजिन दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ ब्राइफाइट है उनमें स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? एंडोथेसियल ओरिजिन, ठीक है, एंडोथेसियम से ग्रो करते हैं, एंडोथेसियम से। तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन इस तरह का है, ग्रेस मार्क मिल सकता है जिन्होंने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एंथोसिरस होना चाहिए। ये एक ऐसा लोता ब्राइफाइट है जिसपे एम्फिथेसियल ओरिजिन देखने को मिलता है स्पोरोजिनस टिश्यू का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, कॉर्टेक्स डाइकोट स्टेम का कहाँ से डिराइव होता है? डर्माटोजन, पेरिब्लम, प्लीरोम या फिर कैलिप्टोजन। तो अगर आपने इस तरह का देखा होगा, एक होता है आप लोगों का बाहर वाला डर्माटोजन और अंदर वाला आप लोगों का मिडिल वाला, मतलब ये होता है डर्माटोजन, उसके बाद होता है पेरिब्लम, और सबसे पेरी, मैं इसको पेरी लिखता हूँ, और सबसे सेंटर वाला होता है प्लीरोम, ये इस तरह का होता है। प्लीरोम डेवलप करता है आप लोगों का भास्कुलर बंडल, पेरिब्लम डेवलप करता है आप लोगों का कॉर्टेक्स, और डर्माटोजन आप लोगों का एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा भी कह सकते हैं। रूट के लिए यूज करेंगे तो उसे एपिब्लेमा बोलेंगे। सो यहाँ पे कॉर्टेक्स पूछा है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? पेरी, हाँ, पेरिब्लेम होगा। और कैलिप्ट्रोजन तो जानते हैं रूट कैप वगैरह डेवलप करता है, डैमेज हो जाने के बाद कैलिप्ट्रोजन से ही रूट कैप बनते चले जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये टैक्सोनॉमिक क्या है? दैट इज प्रीपेड डाइकोटोमसली, ये चीज यहाँ याद रखिएगा। डाइकोटोमसली माने दो बाइफरकेट करेंगे, दो बार ये रहा, दो बार, फिर ये दो डिवीजन, फिर ये दो डिवीजन, मतलब इस तरह से इसको डाइकोटोमस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइकोटोमस क्या है? टेकिंग वन और मोर कैरेक्टर, डाइकोटोमी इज कॉल्ड। मतलब कोई भी स्पेसिमेन को अगर डाइकोटोमसली अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर उसको अरेंज कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? सिंगल एक्सेस की, डबल एक्सेस की, मल्टी एक्सेस की या फिर कैरेक्टराइज्ड की, उसे कहते हैं सिंगल एक्सेस की। और सिंगल एक्सेस की में जो डाइकोटोमस, मतलब आपके पास टू चॉइसेस हैं, नंबर वन, नंबर टू। आइदर आपका नंबर वन वाला चॉइस होगा कैरेक्टर, मतलब कोई स्पेसिमेन है, आइदर वन होगा या फिर टू होगा। वन है तो वन होगा एक्सेप्ट, और दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? इसको कहते हैं डाइकोटोमसली, यानी दो दो, मतलब डाइकोटोमसली की या फिर सिंगल एक्सेस की भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विथ mean and standard deviation of 40 and 2 respectively, the coefficient of variation will be। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे मीन दिया है, मीन है आप लोगों का 40
और स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के सिंबल में, इस तरह से एच डी दिया है 2। तो रेस्पेक्टिवली द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी, तो कोएफिशिएंट वेरिएशन कितना होगा, सो इसको मैं कर दे रहा हूँ सी भी। कोएफिशिएंट वेरिएशन हमारा फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा डेल्टा बाय मीन इंटू 100। तो आप लोग यहाँ से एक चीज मार्क करना है, आप लोगों को बायोस्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पढ़ देना कोरिलेशन, रिग्रेशन, पॉइजन्स, स्टूडेंट टेस्ट, एप टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो सभी के सभी देख के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, तो मैंने इसका निकाला था, आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 2, बाई मीन दिया गया है 40 इंटू 100, यहाँ पे 0 0 काट देंगे, यहाँ पे 2, उसके बाद 2 5 जा, ठीक है। तो ये आप लोगों का 5% होगा, 5 8 2.8, तो 5% होगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, ये छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखिएगा ताकि बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएं। उसके बाद इन ग्राउंडनट सीड्स द फूड इज रिजर्व एज प्रोटीन एंड ऑयल्स ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द ग्राउंडनट सीड में, अगर आपने ग्राउंडनट को कंज्यूम कभी किया होगा तो इस तरह का जो होता है ना, वहाँ पे आप लोगों को देखोगे, ये जो आप लोगों ने बादाम वगैरह खाया होगा, वहाँ पे जो सीड्स होते हैं इस तरह का फ्री रहते हैं, कोई भी किसी के साथ अटैच हुआ नहीं रहते, क्योंकि वो उसमें ना नो एंडोस्पर्म, कोई एंडोस्पर्म होता ही नहीं, ठीक है। और ये आप लोग पूरा का पूरा फ्रूट है और इसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को, तो फिर प्रोटीन और ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ पे, फूड जो होते हैं प्रोटीन और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो कहाँ पे स्टोर होकर रहते हैं, एंडोस्पर्म में नहीं होता है एंडोस्पर्म, सीड कोट में, कॉटिलिडन में, या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस में। तो ये यहाँ पे रहते हैं कॉटिलिडन में। तो आप जो बादाम खाते हैं उसको बीच में तोड़ते हैं ना, वो दोनों के दोनों कॉटिलिडन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, the activation of a fatty acid through ATP dependent conversion to fatty acyl coenzyme A is catalyzed by, so activation of fatty acids through ATP dependent conversion to fatty acyl coenzyme is catalyzed, कौन catalyze करता है, लाइपोकाइनेज, फैटी एसाइल एटीपेज, थायोकाइनेज, एसाइल कोएंजाइम ए, थायोकाइनेज। तो इसका राइट आंसर है थायोकाइनेज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ सिंपल प्रोटीन, इनमें से कौन सा क्लास ऑफ प्रोटीन है जो कि सिंपल प्रोटीन में आता है, फॉस्फोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फ्लावोप्रोटीन। सो राइट आंसर है आप लोगों का स्क्लेरोप्रोटीन। देखिए आप लोगों का प्रोटीन दो तरह का होता है, अब मतलब ऐसे तो प्रोटीन क्लासीफाई बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इधर सिंपल प्रोटीन के साथ क्लासीफाई कीजिए या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ आप क्लासीफाई कीजिए। तो आप लोगों सिंपल प्रोटीन मतलब डायरेक्ट उसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं हुआ होगा, मतलब कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, लेकिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आप लोग देखो फॉस्फोप्रोटीन यानी यहाँ पे फॉस्फेट प्लस प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, फ्लावोप्रोटीन यानी फ्लाविन यानी प्रोटीन है, फ्लाविन प्लस प्रोटीन है। तो ये सभी के सभी कॉन्जुगेटेड आ गए क्योंकि किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्क्लेरोप्रोटीन एक इकलौता प्रोटीन है जो कि आप लोगों को पाया जाता है, एक सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। कोलाजन में पाया जाता है, कोलाजन फाइबर, उसके बाद केराटिन में पाया जाता है। तो ये सब में आप लोगों को आप लोगों का स्क्लेरोप्रोटीन प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाजन इलास्टिन में भी होता है, इलास्टिन प्रोटीन में भी पाया जाता है ये स्क्लेरोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन, इनमें से स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन, म्यूटाजन जो कि म्यूटेशन करने के लिए मदद करता है उसको म्यूटाजन कहते हैं, कौन है, मीथेन है, कैफीन है, ओपियम है, या फिर कार्बन टेट्रासल्फाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ओपियम। दे है ना, यहाँ पे सभी का सभी केमिकल कंपोनेंट है। ओपियम एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है ओपियम पोपी, सॉरी इसका साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनीफेरम, ठीक है, सोमनीफेरम। और इसका फैमिली है पापाभरासी, पापाभरासी, ठीक है, पापाभरासी इसका फैमिली है। और इसमें जो पाया जाता है या फिर जो अल्कालॉइड निकलता है उसका नाम है मॉर्फिन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है, याद रखिएगा। ये जो मॉर्फिन है ना वो निकलता है आप लोगों का ओपियम प्लांट से, ठीक है, ओपियम पोपी प्लांट से। सो मॉर्फिन से आप लोगों का, मॉर्फिन यानी एक बहुत ही खतरनाक सा स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है, म्यूटेशन करने के लिए मदद करता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट, which of the following statement is not true about the डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के मतलब हिसाब से देखने जाए तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइज प्राइमर इन यूकैरियोट्स, ये सही है। डीएनए जी सिंथेसाइज प्राइमर इन प्रोकैरियोट्स, तो ये भी सही है। लोडिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज इन G1 फेज, द न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड सेमी कंजर्वेटिवली, ये तो सही है।
लेकिन ये गलत है। कैसे? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा हो लोडिंग हो, एक्टिवेशन हो, एंजाइम का फॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, कुछ भी हो, वो सभी का सभी किस में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का वो होता है एस फेज में। तो जी1 फेज में तो कोई रोल ही नहीं है हेलिकेज का, तो इसका ना लोडिंग होना जरूरी है ना एक्टिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसको तो एस फेज में करना है ना। तो ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर है इट इज नॉट ट्रू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following is not caused by rhizopus? rhizopus आप लोग जाना, rhizopus stolonifer, ये आप लोगों का जाइगोमाइसीट्स के अंडर में आते हैं, और इसका एक भाई भी है जो कि है म्यूकोरम्यूसिडो। ठीक है, तो राइजोपोस को ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, और म्यूकर को पिन मोल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखिए, पिन मोल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इनमें से नॉट कॉज्ड बाय राइजोपोस के द्वारा इनमें से कौन सा चीज नहीं होता। स्पॉइलर, जो फूड आप लोग एक ब्रेड का रख दीजिए बाहर में, वो उसको सड़ा देगा राइजोपोस। डेटोरिएशन, आप आर्टिकल कुछ भी बुक वगैरह रखिए उसको नष्ट कर देगा। डिग्रेडेशन ऑफ लाइटर, लाइटर यानी कूड़ा कचरा वगैरह को ये डिग्रेड नहीं करता, तो ये हमारा राइट आंसर है। बाकी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इसमें से राइजोपस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा राइजोपस करवाता है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, लेकिन ये चीज नहीं करवाता। ठीक है, वो डिग्रेडेशन मतलब कूड़ा वगैरह को डिग्रेड डिकम्पोज नहीं करता। ठीक है, तो ये उसका रोल नहीं है। बाकी स्पॉइल फूड को, खाना को स्पॉइल कर देगा। ब्रेड को फेंक दीजिए बाहर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, देखिएगा राइजोपस ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बुक वगैरह को बाहर रख दीजिए, वो पानी पानी वगैरह में रख दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन में रख दीजिए, आप लोगों का वो भी डैमेज हो जाएगा। और एंटीबायोटिक्स तो राइजोपस से निकलते हैं। तो ये किसको बिलोंग करता है? जाइगोमाइसिटिस को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पेयरिंग होते हैं यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जाइगो का मतलब होता है पेयरिंग। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल मार्कांसिया रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। मार्कांसिया में, मार्कांसिया एक ब्रायोफाइट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे कौन सा समय में होता है? गैमेटोजेनेसिस के टाइम में होता है, एंथेरिडियल एंड आर्किगोनियल डेवलपमेंट में, एंथेरियल लिखा है, आर्किगोनियल डेवलपमेंट, स्पोरोजेनेसिस के टाइम में होता है रिडक्शन डिवीजन, या फिर स्पोरोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल, रिडक्शन डिवीजन यानी मेयोसिस। तो मेयोसिस आप लोगों का कहाँ पे होता है? स्पोरोजेनेसिस के टाइम में। यानी क्या होता है, देखिए मैं बता दूं, आप लोगों का जो ब्रायोफाइट है उसका डोमिनेंट फेज कौन है? डोमिनेंट फेज आप लोग जानते हो गैमेटोफाइट, जो कि है हैप्लॉइड स्टेज एन है। तो ये जब फ्यूजन करके डिप्लॉइड स्टेज बनाता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हो जाता है। अब स्पोरोफाइट में के अंदर क्या बनता है? स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पोर बनना। और स्पोर बनने के लिए ये जो डिप्लॉइड स्टेज है, ये मियोसिस अंडरगो करके आप लोगों को 4 स्पोर बना के देता है। ठीक है, और सभी के सभी रिड्यूस्ड होके यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। चलते हैं नेक्स्ट। टू नेबरिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक्सचेंज सैप फ्लो थ्रू। जो नेबरिंग आसपास के जो भी ट्रैकिड एंड वेसल है, वो अपने अंदर का सैप को किस तरह से एक्सचेंज करते हैं? परफोरेटेड एंड वॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस, पैरेन्काइमा, या फिर पीट। सिंपल सा राइट आंसर है पीट। आप लोग अगर ट्रैकिड देखे होंगे या फिर वेसल देखे होंगे, वहां पे पीट वगैरह होते हैं, इस तरह से पीट वगैरह होते हैं। तो वो सब पीट के थ्रू से ही क्या करते हैं? ट्रैकिड और वेसल के बीच में आप लोगों का एक्सचेंज होता है मटेरियल। ठीक है, आप लोग परफोरेटेड एंड वॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वेसल और ट्रैकेट के बीच में कनेक्शन नहीं है। बाकी इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं होता, पैरेन्काइमा तो लिविंग है, उसको भी नहीं होता रोल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When more than one specimen or illustrations are cited by an author uh, as the nomenclatural type without designation of a holotype, such designated types are called। तो मान लीजिए जहाँ भी एक स्पेसिमेन या फिर साइटेड बाय एन ऑथर, हाँ, जब नोमेनक्लेचरल टाइप को होलोटाइप डेजिग्नेट, होलोटाइप आप जानते हैं, जो ऑथर पहले स्पेसिमेन को जो यूज किए होंगे नोमेनक्लेचर करने के लिए, उसको होलोटाइप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे होलोटाइप को डेजिग्नेशन ही नहीं किया गया, तो उसकी जगह जो भी स्पेसिमेन को यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आइसोटाइप, एपीटाइप, सिन टाइप, लेक्टोटाइप, उसको कहते हैं हम सिन टाइप। देखिए आइसोटाइप क्या होता है ना, होलोटाइप के बाद में जो भी ऑथर कलेक्ट किए रहते हैं ना, जितने स्पेसिमेन जो कि सभी के सभी बराबर होते हैं, तो उसको आइसोटाइप कहते हैं। लेप्टोटाइप क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के कारण होलोटाइप डैमेज हो गया या फिर होलोटाइप डेजिग्नेट भी नहीं हुआ, तब आप लोगों का आइसोटाइप में से किसी को उठाया जाता है, तो उसको डेजिग्नेट किया जाता है होलोटाइप की तरह, उसको बोलते हैं लेक्टोटाइप। मतलब लेक्टोटाइप है ही नहीं या फिर डैमेज हो चुका है, तो आइसोटाइप में से किसी एक स्पेसिमेन को उठाया और उसको ट्रीट किया जा रहा है होलोटाइप की तरह, तो उस तरह का टेक्निक को हम लेक्टोटाइप बोलेंगे। और यहाँ पे सिन टाइप मतलब क्या है? आप लोगों का मोर देन वन स्पेसिमेन है, इलस्ट्रेशन आर साइटेड बाय एन ऑथर एज नॉर्मल का, विदाउट, बिना ऑथर ने, बिना कोई डेजिग्नेट मतलब किए हुए, होलोटाइप को डेजिग्नेट किए बिना आप लोगों का इलस्ट्रेट कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो उसको सिन टाइप कहा जाता है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट। इन ए सैंपल, इन ए सैंपल
with 25 replicates and a standard error of 0.16 the variance of the sample will be। तो यहाँ पे वेरिएंस पूछा गया है, स्टैंडर्ड एरर हमें दिया गया है, 25 रेप्लिकेट्स दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर है, तो हमें पूछा गया वेरिएंस, ठीक है। सो वेरिएंस हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स, और रेप्लिकेट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रूट ओवर नंबर ऑफ सैंपल है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज पुट करेंगे तो देखिए किस तरह होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाई रूट ओवर नंबर ऑफ सैंपल हो गए। जस्ट मैं उसको फ्लिप फ्लॉप कर दिया हूँ, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप कर दिया हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल हो गए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में एस डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे यहाँ पे कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कितने हैं, सॉरी मैं गलत फॉर्मूला लिख दिया हूँ, जस्ट इसको रोटेट करना है। मैंने पहले बोला स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ओवर नंबर ऑफ सैंपल है ना, नंबर ऑफ सैंपल है। तो इसको अगर हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड एरर इनटू रूट ओवर नंबर, ये थोड़ा सा मैं इधर उधर कर दिया, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो अब अभी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी है और नंबर ऑफ सैंपल भी है, तो हम इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारा क्या है, कितना है, 0.16 है हमारा स्टैंडर्ड एरर, इनटू रूट ओवर हमारे पास कितना है, 25 नंबर ऑफ सैंपल। तो आप लोगों का इज इक्वल टू 0.16 इंटू रूट ओवर 25 यानी 5 हो गया। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लगभग आएगा आंसर 0.8 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0.8 इसका आंसर होगा, ठीक है, 0.8 16 5, हाँ 0.8 होगा आंसर। उसके बाद आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 इंटू 0.8, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.64, ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। सो 0.64 इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्चुअली में नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे द वेरिएंस ऑफ विल बी, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि यूजफुल नहीं होता फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप लोगों का लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, आर्म रेशियो, पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, माइटोटिक इंडेक्स। तो यहाँ पे किसको यूज नहीं किया जाता, क्रोमोसोम का, इंडिविजुअल क्रोमोसोम का आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक इंडेक्स एक्चुअली क्या है जानते हैं, माइटोटिक इंडेक्स है आप लोगों का रेशियो बिटवीन, ठीक है, ये एक तरह का रेशियो बिटवीन सेल का पॉपुलेशन अंडरगोइंग माइटोसिस, सेल पॉपुलेशन अंडरगोइंग माइटोसिस टू नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कहीं से भी आप लोगों का मतलब क्रोमोसोम को, इंडिविजुअल क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं होता। उसके बाद द अमीनो एसिड दैट इज कोडेड बाय अ सिंगल कोडन, ये तो बहुत ईजी है, मिथ्योनाइन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, आस्पार्जिन, वो है मिथ्योनाइन और ये कोड है AUG। उसके साथ और एक चीज याद रखिए, ट्रिप्टोफैन, वो भी आप लोगों का एक सिंगल कोडन के द्वारा कोड होता है, वो है UGG, याद रखिए, ठीक है। यही दो होते हैं अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनाइन, जो कि एक एक कोडन के द्वारा कोड होते हैं, ठीक है। उसके बाद which of the following is not required during beta oxidation of fatty acid। so fatty acids के beta oxidation के लिए इनमें से कौन सा नहीं चाहिए, FADH2 तो चाहिए, NADH चाहिए, कोएंजाइम ASH यानी थायो ग्रुप ये भी चाहिए, लेकिन ATP नहीं चाहिए। तो राइट आंसर होगा ATP। क्यों नहीं चाहिए, देखिए बीटा ऑक्सीडेशन को जाने से पहले जो प्रिपरेशन किया जाता है उसके लिए हमें ATP चाहिए, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के टाइम में हमें किसी भी प्रकार का ATP नहीं चाहिए होता है, ठीक है।
और बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एनिमल वगैरह बीटा मतलब फास्टिंग करते हैं उनमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, और जो एनिमल मतलब खाना खा लेते हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन घट जाता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब फास्टिंग के टाइम में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बहुत बढ़ जाता है, और खाना एक बार खा लीजिए, खा लेने के बाद आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का जो भी कार्बोहाइड्रेट ये इसका सब आप लोगों का ऑक्सीडेशन घट जाता है। ठीक है, लेकिन एटीपी जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन से पहले यूज होता है, उसके बाद में कोई भी स्टेप में आप लोगों को फैटी एसिड में एटीपी का जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए, व्हेन क्रोमोसोमल एबरेशन ऑकर्स इन बोथ द homologs, it is classified it is classified as होमोजोमल, होमोब्राकियल, हेट्रोजोमल या फिर एलेलोजोम्स। तो इसको कहते हैं हम एलेलोजोम्स। ठीक है, क्रोमोजोमल एबरेशन ऑकर्स इन बोथ द होमोलॉग्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट IRES इन यूकैरियोटिक mRNA। सो एक IRES साइट होना यूकैरियोटिक mRNA में वो क्या करवाता है, उसका फंक्शन क्या है, स्टॉप ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है, प्रोमोट इट्स ट्रांसलेशन अंडर एडवर्स कंडीशन बाय रिक्रूटिंग न्यू राइबोसोम्स, या फिर स्टिमुलेट RNA एडिटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA, या फिर ब्लॉक द एंट्री ऑफ राइबोसोम व्हेन द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज ऑन। सो इसका काम होता है, जो IRES साइट है ना, वो यूकैरियोटिक mRNA में क्या करता है, प्रोमोट इट्स ट्रांसलेशन अंडर एडवर्स कंडीशन बाय रिक्रूटिंग न्यू राइबोसोम को रिक्रूट करके ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है। इसका मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से समझाता हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है ना, ये जो भी मतलब RNA वगैरह होता है ना, जो कि कैप उनमें प्रेजेंट नहीं होता। आप लोगों को मालूम होता है एक कैप होता है 5' एंड में, और एक 3' एंड में आप लोगों का टेल प्रेजेंट होता है। सो जिनमें कैप नहीं होता ना, वहाँ पे ये UTR रीजन में प्रेजेंट होता है, 5 UTR रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि इनका काम है ट्रांसलेशन को इनिशिएट करवाना। ठीक है, ये जो आप लोगों का इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट होता है, इनका काम है ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवाना। The ascus develops from the tip of an ascogenous hyphae by Crozier formation in। तो ascus में ascomycetes में Crozier formation होता है, म्यूकर, राइजोपोस, मेनिसिरो, न्यूरोस्पोरा। तो देखिए, म्यूकर, राइजोपोस तो जाइगोमाइसेटिस में हो गया, ये नहीं हुआ, ये दोनों के दोनों ascomycetes में हुआ, और ये दोनों के दोनों Crozier formation करते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों करेक्ट है। आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कौन सा वाला एक्यूरेटली सही होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि दोनों में क्लोजर फॉर्मेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ टेरिस एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो इनमें लीव्स किस तरह का होता है, टेरिडोफाइट सिंपल होता है, स्केली एंड मेम्ब्रेनस, पिनेटली कंपाउंड, फ्लैशी एंड सकुलेंट। बहुत ईजी है, पिनेटली कंपाउंड, पिनेट यानी इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीना की तरह। और टेरिडोफाइट का मतलब ही क्या है, टेरन ना, फीदर की तरह दिखेंगे, तो फीदर की तरह दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, द अडप्टिव एनिमल सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम इज सीन इन। अडप्टिव एनिमल सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिलता है, बिग्नोनिया, ड्रासेना, मिराबिलिस, चेनोपोडियम। सो राइट आंसर है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में आप लोग जानते हो इसका कॉमन नेम है कागज फूल, जानते होंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाल में क्या करते हैं, हुक के सहारे उगते हैं। ठीक है, हुक के सहारे, और इसी हुक में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, अडप्टिव एनामलस ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। और ये अडप्टिव इस वजह से उसे कहा जाता है, एनामलस तो जानते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, और अडप्टिव मतलब क्यों, क्योंकि ये प्लांट ने अडप्ट किया, चारों तरफ ग्रो करने के लिए उसने एक अडप्ट किया एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ को। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बिग्नोनिया में पाया जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हो ड्रासेना वो गलत है, चेनोपोडियम वो भी गलत है, ठीक है, मिराबिलिस तो नहीं है, तो ये आप लोगों का बिग्नोनिया में देखा जाता है। और अडप्टिव एनामलस ग्रोथ मतलब जो भी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, या फिर हैबिटेट के लिए खुद को अडप्ट करे, खुद उसके हिसाब से सेकेंडरी ग्रोथ करे, तो उसको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ करे, तो उसे हम अडप्टिव सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। और ये बिग्नोनिया में बहुत अच्छे से पाया जाता है, ताकि वो हुक डेवलप कर पाए, टू क्लाइम द वॉल। ठीक है, टू क्लाइम द वॉल, वॉल में क्लाइम करने के लिए, टू क्लाइम। उसके बाद the variance among the replicates of a sample is not required to be determined for estimation of। सो ये जो वेरिएंस among the replicates of a sample is not required, किसके लिए रिक्वायर नहीं होता, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एफ वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, टी वैल्यू, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिटरमाइन करने के लिए जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी एफ वैल्यू जरूरत है, टी वैल्यू में आप लोगों को बोला था स्टूडेंट टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, आप लोगों का एफ टेस्ट, ये सभी के सभी अच्छे से बायोस्टैटिस्टिक्स को देखते जाइए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी रेस्ट 35 क्वेश्चन करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द सिग्नल टू द राइबोसोम फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिलीज ऑफ फैक्टर। ठीक है, रिलीज फैक्टर,
फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिलीज फैक्टर। यस, तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करता है राइबोसोम को फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिलीज फैक्टर? रिलीज फैक्टर के अटैचमेंट के लिए टर्मिनल अमीनो एसिड, लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, टर्मिनेशन कोडन, या फिर द टीआरएनए दैट ब्रिंग्स इन द लास्ट अमीनो एसिड। सो इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ एक होता है आप लोगों का टर्मिनेशन कोडन। आप लोगों के पास UG, और आपके पास है UAA। तो ये तीनों नॉनसेंस कोडन या फिर आप लोगों का स्टॉप कोडन या फिर टर्मिनेशन कोडन प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिग्नल करते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, सो ये था आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, और मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया। कितना टाइम हो गया? हाँ, मैं बहुत ही लंबा थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, और उसके क्योंकि उसका रीज़न भी था, आसपास के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और वेट कीजिए, मैं जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट ला लूँगा और फटाफट इसका कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इतना तक बने हुए हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।